देखिए आज हम फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 5th के अंतर्गत कक्षीय चाल किसे कहते हैं तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, तो क्या होता है कक्षीय चाल? देखिए, मान लीजिएगा कि जे कोई उपग्रह है, जे पृथ्वी है, जे पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं। तो मान लीजिए कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा है, तो उस उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जितनी चाल की आवश्यकता होती है, यानी कि वो किसी न किसी वेग से पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, हर बिंदु पर उसके वेग की जो दिशा होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जितनी चाल की या जितने वेग की आवश्यकता होती है उस वेग को बोलते हैं कक्षीय वेग या कक्षीय चाल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जितनी चाल की आवश्यकता होती है उस चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक, तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं। कक्षीय चाल ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी उपग्रह को किसी ग्रह, पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा मतलब चक्कर लगाना, परिक्रमा करने के लिए जितनी चाल की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं। ठीक है, तथा इसे ओ का मतलब है ऑर्बिटल। ठीक है, इसको जीरो नहीं पढ़ना, ओ पढ़ना। तथा इसे VO द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल VO द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पृथ्वी तल पर कक्षीय चाल ये भी फिक्स वैल्यू, पृथ्वी के चारों तरफ किसी उपग्रह को परिक्रमा करने के लिए कितनी चाल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी तल पर कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो पृथ्वी तल के लिए कक्षीय चाल का मान कितना होना चाहिए? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी उपग्रह की चाल इतनी है तो वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर सकता है। ठीक है, पृथ्वी यदि इससे कम होगी तो पृथ्वी के चारों तरफ वो उपग्रह परिक्रमा नहीं कर पाएगा, बल्कि पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वीय बल द्वारा अपनी ओर खींच लेगी। ठीक है, तो परिक्रमा करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कक्षीय चाल के लिए व्यंजक। ठीक है, कक्षीय चाल के लिए व्यंजक। तो मान लीजिएगा कि ये पृथ्वी है, चित्र बनाना है आपको। ये पृथ्वी का केंद्र है O और यहाँ से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। ठीक है, कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है, मान लीजिएगा कि वो उपग्रह है J, इसका द्रव्यमान है स्मॉल है, पृथ्वी की सतह से इसकी दूरी है h और केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस h, जिसको मैं स्मॉल r बराबर मान ले रहा हूँ। यानी केंद्र से इसकी दूरी हो जाएगी r प्लस h और पृथ्वी की सतह से कितनी है? h। जिस वेग से चक्कर लगा रहा है उस वेग को मान रहा हूँ मैं VO, यही कक्षीय चाल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चित्र है कि माना कैपिटल M
पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो है कैपिटल एम। माना कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच दूरी पर स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह स्मॉल vo वेग से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसी बात को हम लिखेंगे। माना कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से या पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच दूरी पर स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह vo वेग से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अब जब ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो जब ये उपग्रह यहाँ पर है तो पृथ्वी इस पर क्या कर रही होगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी। तो पृथ्वी द्वारा इस उपग्रह पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक, तो हम इस बात को लिखेंगे। इसलिए पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए क्या बन जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कैपिटल जी, पहला पिंड क्या है पृथ्वी, दूसरा पिंड वो उपग्रह है, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी जी, r प्लस एच। तो बीच की दूरी का स्क्वायर यानी r प्लस एच का स्क्वायर। तो पृथ्वी उस उपग्रह पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। ठीक है, अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, अब देखिए जे क्या वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है, और वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करने के लिए हर वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये वस्तु भी क्या है, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रही है, तो इस पर भी एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, और वो अभिकेंद्रीय बल इसको कहाँ से प्राप्त होगा, इस गुरुत्वाकर्षण बल से। क्योंकि केंद्र की तरफ कौन सा बल लग रहा है, यही लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी इस वस्तु पर कितना बल लगा रही है, इतना गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगा रही है, केंद्र की तरफ। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल से इस उपग्रह को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल इस उपग्रह को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल इसको कहां से मिल रहा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो जे अभिकेंद्रीय बल भी क्या होगा, इस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि इस गुरुत्वाकर्षण बल से ही उसे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं। यही गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं इसको।
इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल बराबर अविकेंद्रीय बल, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिला है उसको? गुरुत्वाकर्षण बल से। तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा उतना ही अभिकेंद्रीय बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा हो तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता था ना एम बी स्क्वायर बटे आर, जब आर क्या होती थी? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? एम भी स्क्वायर, तो भी की जगह भी ओ का स्क्वायर बटे आर, आर की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या क्या बनेगी? आर प्लस एच। समझ गए इस बात को? जी आर क्या होती थी वहां पर? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। यहाँ पर इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर प्लस एच। देखिए एक आर प्लस एच से एक आर प्लस एच कैंसिल हो जाएगा और एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? जो बचा है उसको मैं लिख रहा हूँ और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख रहा हूँ। तो भी ओ स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर नहीं रहेगा, आप एक घात कैंसिल हो चुकी है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, देखिए जे भी पलायन, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं, वर्गमूल ले लूं तो भी ओ बराबर आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो जी एम बटे आर प्लस एच। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यदि वही गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करेंगे, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो क्या हो जाएगा? स्मॉल जी बराबर वही जी एम बटे आर स्क्वायर। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है ना जी, यहाँ से जी एम का मान निकाल दो तो जी आ जाएगा जी आर स्क्वायर। जी जी एम का मान मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जी एम का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा। ठीक है, तो जी एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए वी ओ बराबर जी एम की जगह लिख दिया मैंने जी आर स्क्वायर और बटे आर प्लस एच जैसे का। ये समीकरण नंबर 2। जे भी पलायन वेग के लिए ही सूत्र है, सॉरी कच्ची चाल के लिए सूत्र है। इसको भी थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो जो यहीं तक भी छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा। देखिए और मेरे को क्या सॉल्व करना है, यदि ये जो उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, यदि वो पृथ्वी के नज़दीक परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी के समीप चक्कर लगा रहा है, जब वो पृथ्वी के समीप चक्कर लगाएगा तो जो एच का मान है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अभी जो एच का मान इतना है, पृथ्वी के समीप चक्कर लगाएगा तो एच का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब एच का मान कम हो जाएगा तो एच जो है वो आर की अपेक्षा बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि आर क्या होती है? पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि एक बहुत बड़ी होती है, बहुत अधिक होती है, लगभग 6400 किलोमीटर। तो आर का मान बहुत अधिक हो जाएगा और एच का मान क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि उपग्रह, यदि ऐसा है तो यदि उपग्रह पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो आर प्लस एच का जो मान है वो लगभग किसके बराबर होगा? आर के बराबर, क्योंकि एच का जो मान है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आर में यदि हम एच को जोड़ेंगे तो आर प्लस एच का जो मान आएगा वो लगभग आर के बराबर ही आएगा, क्योंकि एच की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी। तो 6400 किलोमीटर में हम 1 आध किलोमीटर जोड़ेंगे तो उस मान में कोई खास अंतर
नहीं आएगा, वह मान लगभग r के मान के बराबर ही रहेगा। तो r प्लस h का जो मान है वो लगभग r के बराबर होगा। ये वैल्यू इसमें रख दें, तब क्या हो जाएगा, तब समीकरण 2 से, तो r प्लस h की जगह हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, VO बराबर GR² बटे r प्लस h की जगह कितना लिख देंगे, लगभग r। ठीक है, इसका मतलब लगभग r बराबर, लगभग बराबर r। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो VO बराबर आ जाएगा √GR। ठीक है, तो यह पृथ्वी तल के समीप कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा कर रहा है तो कक्षीय चाल का व्यंजक जी होगा। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे, यही पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। क्लियर। तो इस तरह आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला प्रश्न आता है कि सिद्ध करो पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ये बात हमें सिद्ध करके भी बतानी है कि पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए जी 2 वैल्यू दी गई हैं, तो हम जी की वैल्यू भी जानते हैं और आर की वैल्यू भी जानते हैं। तो जी बराबर वही 9.8 ले लेना या 10 ले लेना, कुछ भी ले लेना, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आर का मान हम जानते हैं कितना होता है, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से वही पिछले मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था ना, तो 6400 और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कन्वर्ट करेंगे तो वही है 6.4 × 10⁶ मीटर। और VO का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है, तो VO बराबर GR। इसमें मान रख दें, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए VO बराबर G का मान कितना है, 10 ले लिया हमने, और इसका मान 6.4 × 10⁶। ठीक है, VO बराबर, समझना, देखिए 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 64 बन जाएगा जी, 64 और गुणे 10⁶। जी 10 का मैंने गुणा कर दिया। वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8 और 10⁶ का आ जाएगा 10⁻3। MKS में सवाल कर रहे हैं, MKS पद्धति में, तो आंसर भी क्या आएगा, वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए जी का 1000 मीटर दिया है, इसकी जगह किलोमीटर लिख सकते हैं, तो जी आ जाएगा VO बराबर 8 और इसकी जगह लिख देंगे हम किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी तल के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो देखिए कक्षीय चाल भी पढ़ चुके हैं, हम पलायन वेग भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों में क्या संबंध होता है वो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध स्थापित कीजिए। हम जानते हैं पलायन वेग VE बराबर कितना आया था, √2GR। इसको समीकरण 1 दे दे, तथा कक्षीय चाल VO बराबर √GR। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में राइट का, 2GR बटे √GR। देखिए √GR से √GR कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, VE बटे VO बराबर √2।
तिर्यक गुणा कर दूं मैं तो VE बराबर आ जाएगा √2 VO। तो यही हमारा पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध होता है। ठीक है, तो पलायन वेग कक्षीय चाल के √2 गुने के बराबर होता है। नीचे लिख देंगे यही अभीष्ट संबंध है। ओके, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। कभी कभी 2 नंबर का और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो पूछ लिया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें।